हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया लेक्चर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से। चैप्टर था 2, सेक्शन था ज्योग्राफी, क्लास थी 9th। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है एक और फिजिकल फीचर के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने माउंटेन्स के बारे में देखा, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, फिर उसके बाद में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखा और प्रीवियसली हमने प्लेटोज के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे कुछ और फिजिकल फीचर्स इंडिया के, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको आज कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी हम जल्दी ही बात करें और फिर एक नया चैप्टर शुरुआत करें, क्योंकि आपके टर्म्स एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं और कोर्स भी हमारा थोड़ा सा डिले है। तो हमने क्या क्या देखा है अभी, लेट्स हैव अ लुक। हमने सबसे पहले बात की हिमालयन माउंटेन की, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की और पेनिसुलर प्लेटो की। आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट इंडियन डेजर्ट। तो जो इंडियन डेजर्ट है वो क्या है और कहाँ पर है, तो तुम जानते हो अभी लास्ट जब हमने प्लेटो देखा था तो हमने देखा था कि जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और उसके ठीक में एक रेंज मिलती है हमें पहाड़ों की, वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज के थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में अगर आप जाते हैं तो वहां हमें मिलता है इंडियन डेजर्ट। इस इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है? थार डेजर्ट। इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, राजस्थान के अंदर मिलता है आपको। तो यहां क्या लिखा हुआ देखिए, द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर हमारा थार डेजर्ट। इट इज वेरी हॉट, ऑब्वियसली यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी और हर तरफ आपको सैंड ही सैंड देखने को मिलेगी, हर तरफ आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, ओनली 150 mm पर ईयर। 150 mm पर ईयर, ये बहुत ही आप कह सकते हो मिनिमम रेनफॉल है। इसी कारण से यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है कि यहाँ पे वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। एक अच्छा वेजिटेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिलता। हर तरफ आपको केवल सैंड ड्यून्स दिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ बुशेस दिख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बरसात नहीं है, और बरसात नहीं है तो ऑब्वियसली पानी की कमी के कारण यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती। यहाँ पे वेजिटेशन कैसी है? बहुत ही लेस है ड्यू टू दिस रीजन। यहां तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे बात करें, चलिए देखिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन अ फ्यू स्ट्रीम्स अपीयर ओनली टू डिसअपियर एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रिच द सी। देखिए, जब बरसात होती है तो ऑब्वियसली यहां पर जो हमें सॉइल मिलती है वो सैंडी होती है, मतलब एब्जॉर्वेशन की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। यहाँ पर जब बरसात होगी तो ऐसे में ये पानी जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये पानी जो इकट्ठा हुआ है ये स्ट्रीम्स बना लेता है, कई जगह पर जाके कलेक्ट हो जाता है जहाँ पे स्लोप होता है। जैसे ही रेनी सीजन होता है, लगातार कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों तक बरसात होती है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती हैं, कुछ ऐसी धाराएं, पानी की कुछ ऐसी धार क्रिएट हो जाती है। लेकिन जल्दी ये क्या हो जाती है, डिसअपियर भी हो जाती है जैसे ही वहाँ पर मौसम जो होता है साफ होता है। अगर जब रेनी सीजन है तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार पानी बरस रहा होगा। उसके बाद में ये डिसअपियर भी हो जाएगी क्योंकि इनके पास में इतना इनफ वाटर क्रिएट नहीं होता, कलेक्ट नहीं होता, जिससे कि ये फ्लो गेन कर सके और फ्लो के बाद में ये सी में जाके मर्ज हो सके। इतना फ्लो नहीं होता। ये बहुत एक आप कह सकते हो यूनिक सा फीचर है कि यहाँ पे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो वहाँ पर अपीयर होती है और फिर डिसअपियर भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम जब लगातार बरसात हो रही है तो वहाँ पे जो पानी कलेक्ट होता है वो एक फ्लो बना लेता है। और राजस्थान वासी जो होते हैं ना, मतलब इंक्लूडिंग मी एज वेल, हमारे क्या होता है, पानी की नदियाँ देखने की बड़ी इच्छा होती है क्योंकि हमें पानी देखने को नहीं मिलता। तो जब अचानक से कभी धार वगैरह निकलती है ना, तो ऐसे में हमें लगता है वहाँ नदी बह रही, तो थोड़ा सा अगर पानी का फ्लो भी हमें दिख जाता है तो उसको हम नदी कंसिडर कर देते हैं बचपन से, अब तो नहीं खैर हालांकि। तो आपको ये समझना है कि पानी का जो फ्लो होता है, यहाँ पर जब रेनी सीजन होता है तो बहुत सारी आपको फ्लोज, स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, बट वो जल्दी डिसअपियर भी हो जाती है क्योंकि उनके पास इनफ पानी नहीं होता, इनफ वाटर नहीं होता कि वो उसको एक डेस्टिनेशन तक अपने पहुँचा दे। जो ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़े हैं क्लास 9th के अंदर, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ेंगे आप। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमने ये देखा कि कैसे ये नदियाँ जो होती हैं ड्रेन होकर के किसी वाटर बॉडी में जाके मिलती है, लेकिन इनके साथ वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसने कहा कि ऐसी एक रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। इट इज ओनली द लार्जर रिवर हियर। राजस्थान के अंदर एक रिवर है लूनी रिवर, और यही एक बड़ी रिवर है यहाँ पर जो देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ही कहेंगे
केसर राजस्थान में तो चंबल रिवर भी है। तो हमने बात की है डेजर्ट के पास की, ठीक है, डेजर्ट के पास की। तो ऐसे में वो जो डेजर्टी एरिया है अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में, वहां पे केवल एक ही रिवर है, वो है लूनी रिवर। अब भाई लूनी रिवर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो नाम इसका पड़ा है, ये पड़ा है ड्यू टू इसके सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। राजस्थानी भाषा के अंदर जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लूण, ठीक है, लूण, ठीक है, समथिंग लाइक। तो ऐसे में क्या कंडीशन है यहां पर जो पानी होता है उस पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो अवेलेबल होता है, इसी के कारण इस पानी के अंदर खारापन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप खारा टेस्ट आता है उसका, जैसे समुद्र का होता है। इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ गया, लूणी, ठीक है। तो यहां पर एक ही रिवर है जो बड़ी रिवर है, लूनी रिवर, जो राजस्थान की वेस्टर्न साइड में मिलती है, मतलब थार डेजर्ट के पास। यहां पे बर्चन्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बर्चन्स क्या होता है, आपने यहां पे दो चीजें समझी होगी। आपने ड्यून्स का नाम सुना होगा लेकिन बर्चन्स का नाम नहीं सुना होगा। देखो सारा जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के अंदर आपको बर्चन्स एंड जो ड्यून्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अमूमन आपने हमेशा ड्यून्स का नाम सुना है। ड्यून्स क्या होते हैं, ऐसे ही पहाड़ की जैसी शेप होती है, मिट्टी के टीले होते हैं ना, इनके अंदर मिट्टी इस तरह की कुछ पैटर्न बनाती है, ठीक है, जो हवा के कारण होते हैं। ये ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। लेकिन बर्चन क्या होता है, ये ड्यून से कुछ अलग होते हैं। ये मूवमेंट करते रहते हैं, हालांकि ये भी मूवमेंट करते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझो। मैं बर्चन्स एंड ड्यून्स के बीच में डिफरेंस आपको बता रहा हूं। बर्चन्स एक ऐसा, ये भी ऐसा ही कुछ पैटर्न है, लेकिन बर्चन्स के अंदर एजेस होती हैं, जबकि ड्यून्स में एज नहीं होती। बर्चन्स और ड्यून्स में एक और बड़ा डिफरेंस है कि जो ड्यून होते हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, जबकि बर्चन्स काफी वाइडर होता है। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। बर्चन्स का जो ये मिड वाला एरिया है, देखो आप एक बात और समझना, ड्यून्स क्या होते हैं, हवा के साथ मिलते हैं और अपना जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इनका कोई जगह फिक्स नहीं होता, हालांकि जगह इनका भी फिक्स नहीं है, बट कंडीशन ये क्या होगी कि ये लगातार मूव करते जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि पूरा ही क्लियर हो जाता हो। ये इसका भी सीन ऐसा ही कुछ कि ये हवा का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेंगे आगे की ओर। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो इनकी दो एजेस बन जाती है, जबकि ऐसा कुछ यहां नहीं होता। इनका तो पीक होता है और इस पीक के बिहाफ पर ही इसकी हाइट होती है और आपको ये ड्यून्स देखने को मिलते हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, इसकी हाइट केवल मिड से ज्यादा होगी, केवल बीच में से ऊंचाई होती है, और दूसरी तरफ से ये सिर्फ एज बनाता है, थोड़ा नुकीला होता है दोनों तरफ से, ठीक है। और आपको पता है ये ड्यून्स के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बर्चन्स भी आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। तो बर्चन्स कैन बी फाउंड टू कवर द आउटर एरिया। बर्चन्स आप आउटर के एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो वहां पर उसको ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो बर्चन एंड जो आपके ड्यून्स हैं, होपफुली वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं यहां पर इसने क्या कहा। आगे बताया कि इंडियन डेजर्ट तो इतना ही है, आगे दूसरा फीचर ये जरूर बता रहा है, विच इज कोस्टल प्लेन्स। अच्छा देखो एक बार फिर से समझ लो क्या क्या देखा हमने, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान में मिलता है, राजस्थान की अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में। ये वाला एरिया यहां की कॉमन भाषा के अंदर मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुस्थल। मरु मतलब मिट्टी, स्थल मतलब जगह जहां पे मिट्टी प्रेजेंट होती है। मरुस्थल का मतलब होता है, मरु मतलब मिट्टी, स्थल का मतलब जिस जगह पर हो, तो इसको मरुस्थल भी कहते हैं। और इसको यहां की कॉमन लैंग्वेज में मरुस्थली भी कहते हैं, मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थली याद रहेगा। तो ये जो डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट बेसिकली मरुस्थली भी कहलाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में है। यहाँ पर जो हर तरफ केवल सैंड देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, केवल 150 mm पर एनम। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम देखने को मिल जाती हैं और जो जल्दी डिसअपियर भी हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं नए फिजिकल फीचर की, विच इज कोस्टल प्लेन्स। लेट्स डिस्कस इट।
देखो भाई, अब तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था डेक्कन प्लेटो का दो साइड, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हमने देखा, ईस्टर्न घाट्स हमने देखा, वहां से लेकर पानी तक का जो एरिया है उसको कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ लो ये क्या है। यहां पे हम कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। कोस्टल प्लेन्स, ये जो आपको ब्लूइश कलर दिख रहा होगा ना, पर्पल कलर जो आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज इट? इट इज कोस्टल प्लेन्स। तो क्या कहा मैंने आपको कहा कोस्ट से लेकर घाट तक का जो रास्ता है उसको कोस्टल प्लेन कहा जाता है। यहां पर दो कोस्टल प्लेन है, एक है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। मैंने कहा ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी कौन सी है? अरेबियन सी है। और यहां पर क्या था? वेस्टर्न घाट्स था। तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच है, मतलब ये बीच का जो हिस्सा है क्या है? ये कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये आप याद रखें, ये किसकी ओर है? अरेबियन सी की ओर है। अगर जस्ट इसके अपोजिट की अपन बात करें, चलो वो बाद में देख लेंगे। इसकी 3 ब्रांचेस के बारे में कह रहा है यहां पे, तो 3 ब्रांचेस पहले पढ़ लेते हैं। इसने बोला कि अगर यहां पर आप समझें इसको, सो कीप इन माइंड कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये जो कोस्टल प्लेन इसने बताया, इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। जो पहला वाला पार्ट है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण कोस्ट। दूसरा वाला है कन्नड़ कोस्ट और तीसरा वाला है मालाबार कोस्ट। कई बार मैप में आपसे मालाबार कोस्ट को मार्क करने के लिए कह देता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 3 पार्ट हमने इसकी डिवाइड कर दिए। सो वी कैन डिवाइड such all coastal plains into 3 different parts. One is Konkan, second was Kannada and third was Malabar coast. ठीक है, ये याद रहेगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है तुम्हें। तो हमने क्या किया? हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज कोंकण, सेकंड इज कन्नड़, थर्ड वन मालाबार। ऐसे ही सेम कुछ हमने किया ईस्टर्न घाट्स के साथ में, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साथ। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये किस किस के बीच में है? बे ऑफ बंगाल के बीच में है और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है। तो ये वाला जो एरिया है, सच एरिया विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल कोस्ट आपसे बहुत बार पूछा जाता है। जो कोरोमंडल कोस्ट है मैप में पूछा जाएगा। अब सुनिए, यहां पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाइडर है और इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, वाइडर है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोरोमंडल कोस्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा था? नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट, और पहला कौन सा था? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इतना याद रखें आप। नेक्स्ट के ऊपर अगर बात करें तो देखते हैं क्या है आगे। नॉर्दर्न प्लेन्स को कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट, एंड जो सदर्न पार्ट है इसका उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे। तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट और जो साउथ वाला है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और समझने वाली बात, ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पर महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ अपना डेल्टा बनाती है। होपफुली ये चीज़ तुम जानते हो कि डेल्टा क्या है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ है, होपफुली जानते हो। नहीं जानते तो बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानंदी यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। जस्ट एक बार इस एरिया को नोटिस करो। ठीक है, मैंने कहा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, MGKK। महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर क्या करती है? यहाँ पे डेल्टास बनाती है अपनी। डेल्टास क्या होता है तुम जानते होंगे। व्हेन अ रिवर गेट्स सेपरेटेड और डिवाइड्स इन सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग उसकी स्ट्रीम्स में वो डिवाइड हो जाती है, तो ये जो लैंड मास क्रिएट होगा और ये जो एरिया क्रिएट होगा, दैट फॉर्म डेल्टास, ये डेल्टास फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ से कृष्णा को, कावेरी, गोदावरी, महानंदी रिवर जो है यहाँ पे डेल्टास बनाती हैं। और अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैप में पूछा जाता है कि उड़ीसा में एक लेक है, लेक चिलिका। ये जो लेक है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड हियर। इस एरिया में, कौन से एरिया में? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हो भारत की सबसे बड़ी जो लेक है, सॉल्ट लेक है, वो मौजूद है। ठीक है, क्या नाम है? लेक चिलिका।
ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है लोकेटेड हियर। इसके बाद में जो नया हमारा एक और फीचर देखने को मिलता है वो है आपका आइलैंड ग्रुप्स। देखो, अब तक आपने क्या पढ़ा था? अब तक आपने पढ़ा कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, आपने हिमालयन पढ़ लिया, आपने डेजर्ट पढ़ लिया, इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया। एक चीज़ कॉमन वहाँ आई थी, अच्छा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा, एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर, यही कहते हैं। अभी पढ़ा था हमने प्लेट्यूज के अंदर प्रीवियस लेक्चर में। ऐसा ही एक आइलैंड ग्रुप भी होता है, आइलैंड भी होता है। अब आइलैंड क्या है? जो चारों साइड से पानी से घिरा हो। 3 साइड वाला तो क्या कहलाएगा? पेनिनसुलर। और जो चारों साइड से घिरा हो पानी से, उसको कहा जाएगा आइलैंड्स। तो ऐसे ही कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हमारे पास में है। अब क्या, कौन कौन से हैं, इसको देखेंगे एक बार। तो यहां पर 2 टाइप के आइलैंड ग्रुप्स है। पहला है हमारे यहां पे लक्षद्वीप, दूसरा है बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पहला चैप्टर याद करो आपके सिलेबस का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसको डिटेल में मैंने आपको बताया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्सटेंशन क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीज़ें। इवन हमने ये भी डिस्कस किया है वहाँ पे कि इनका पॉपुलेशन कितनी है, इवन इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको होपफुली याद होना चाहिए। नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए एक बार जाके। यहाँ पर ऑप्शन है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं पहले अपन, कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी के अंदर मौजूद हैं और इनका जो एरिया है, दे कवर द एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सोचिए, यहाँ पर कोई चीज़ लोकेटेड है, इसका डायमीटर, इसका रेडियस आप 32 मान लीजिए, और इसके आसपास का ये जो टेरिटरी होगा ये पूरा, मतलब हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो सोच लीजिए ये जो पूरा एक एरिया होगा वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है 32 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर में ये चीज़ फैली हुई है। काफ़ी छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप की अगर अपन कैपिटल की बात करते हैं तो ये है कावराती। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? कावराती। लक्षद्वीप की एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो इतने सारे हैं, मेजर आइलैंड्स को छोड़ दो, काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो पानी के अंदर मर्ज हो जाते हैं, कभी वापस से दिखने लग जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड अगर देखा जाए तो हमारे इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स का, आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि काउंटेबल नहीं है। मतलब हमने इसको काउंटेबल नहीं मान सकते हो आप। ठीक है, हर एक लैंड को आप, हर एक आइलैंड को आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसकी कैपिटल क्या है? कावराती। इतना याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपको कोरल्स मिलती हैं। ये जो आइलैंड ग्रुप्स बने हुए हैं ये कोरल से बने हुए हैं। कोरल्स क्या होते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, एक तरीके का, जब कोई वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे फोनाज होते हैं, फ्लोराज होते हैं। तो जो फोनाज हैं, फोनाज के साथ में सीन क्या होता है, अगर वो मर जाते हैं तो मरने के बाद में उनका जो बोन होता है, उस बोन से ये जो कॉरल्स हैं, ये फॉर्मेशन होता है इन कॉरल्स का। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपको कॉरल्स देखने को मिलती हैं। ये कॉरल्स क्या हैं? कॉरल्स मरे हुए जो जीव होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती है उनसे बनते हैं। आप ये कह सकते हो मरे हुए जीवों की हड्डियों से पहाड़, मतलब शेप्स क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और इनको कॉरल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉरल्स भी मौजूद है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसका एक मैं पुराना नाम बता रहा हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, लक्षद्वीप आइलैंड्स का। इन जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको क्या कहा जाता था प्रीवियसली? इट इज लाकादीव, मिनोकॉय और अमिनदीव आइलैंड्स। ठीक है, ये नाम याद रखना, लाकादीव, मिनोकॉय एंड अमिनदीव आइलैंड्स। ठीक है, ये पहले बोलते थे, जिनको आज हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के आगे क्या है, कि मैनी आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आर अनइनहैबिटेटेड, कि यहां पर ऐसे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि सबमर्ज हो जाते हैं,
इतने सारे हैं, काफ़ी छोटी साइज़ में भी हैं, तो बहुत बार तो ये सबमर्ज हो जाते हैं, वापस से दिख जाते हैं कई बार, तो फिक्स नहीं है। और मैक्सिमम आइलैंड जो यहाँ के हैं, बहुत सारे आइलैंड लक्षद्वीप के ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, अनइनहेबिटेटेड है वो, कि वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, वो सिर्फ केवल जस्ट टूरिज्म के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो उन आइलैंड ग्रुप्स को। बाकी कुछ तो इतने छोटे हैं कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। इसी के कारण ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वैरायटी स्पीशीज़ बहुत सारी देखने को मिलती है। इसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ सेंचुरीज भी बनाई गई है, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। जैसे एक इन्हीं में से एक आइलैंड है जिसका नाम है पिती आइलैंड। इस आइलैंड के अंदर लोग रहते नहीं हैं, इस आइलैंड पे लोग नहीं रहते। इसी के कारण से वहाँ पे जो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो काफ़ी रेयर हैं, वो आकर उन्होंने वहाँ पर वो बसे हुए हैं। काफ़ी आते जाते हैं ऐसे पक्षी, साल के अंदर कई बार आते हैं। तो ऐसे में क्या किया गया, इस जगह को रिजर्व कर दिया गया। यहाँ पे एक सेंचुरी बना दी गई, बर्ड सेंचुरी। कौन से आइलैंड ग्रुप पर है? लक्षद्वीप आइलैंड का एक आइलैंड ग्रुप है, मतलब एक आइलैंड है जिसका नाम है पीती आइलैंड, और इस पीती आइलैंड के ऊपर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलते हैं, उस साइड में। इस आइलैंड ग्रुप की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पे मतलब आप कई बार टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इंडिया वाले जो हैं घूमने अगर जाते हैं तो अपने देश में उनको घूमना है और आइलैंड्स के मज़े लेने हैं, तो मैक्सिमम कहाँ जाते हैं? पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ एयर ट्रैवलिंग भी यहाँ मौजूद है, एयरपोर्ट है, तो आसानी से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अप्रोच करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है, मेन जो उनका अर्निंग है, लाइवलीहुड है, वो टूरिज्म से ही होता है। ठीक है, तो इनकी कैपिटल आपको याद रखनी है। These island groups can be categorized into two different sections or groups, the Andaman in the north and Nicobar in the south. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को भी दो पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्थ वाला जो एरिया उसको अंडमान कहा जाता है और साउथ वाले को निकोबार आइलैंड्स। इट इज बिलीव्ड दैट दे आर अ पोर्शन ऑफ सबमरीन्स माउंटेन्स। क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के साथ में एक थ्योरी जुड़ी हुई है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, वहाँ से भी पहाड़, मतलब ऑब्वियसली होगा ही है, ऐसा कुछ रिलेशंस रहता ही है रॉक्स का। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, इन आइलैंड ग्रुप्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो उन माउंटेन से हुआ है जो सबमरीन माउंटेन्स हैं, मतलब जो समुद्र के माउंटेन्स हैं, उन आइलैंड, उन्हीं के कारण से इन आइलैंड ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी के फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, पक्षियों के भी, पेड़ पौधों के भी, हर टाइप के। तो यहाँ पर ये एनरिच है इस तरह के रिसोर्सेज से, रिसोर्स नहीं कहूँगा, इस तरह की चीज़ों से ये एनरिच है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी के फ्लोराज एंड फोनाज देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, these island groups experience the equatorial climate as they are near to the equator. आप ये समझो, आप यहां पर ये बन गया हमारा, मान लेते हैं इसको ऐसे, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है। इक्वेटर के ज्यादा पास कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इक्वेटर के पास में है, तो आप जानते हो कि इक्वेटर पे सीधी रोशनी पड़ती है किसकी? सूरज की। तो ऐसे में यहाँ का जो वेदर होता है वो ह्यूमिड होता है, ठंड वगंड ज़्यादा नहीं होती, सीधी गर्मियाँ पड़ रही है और समुद्र पास में है तो ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा। ऐसा ही क्लाइमेट यहाँ पर भी देखने को मिलता है, बिकॉज इक्वेटर के पास में है तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ज़्यादा क्लाइमेट फ्लक्चुएट नहीं होता, ठंड नहीं होती, यहाँ पे गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है और मॉइस्चर मौजूद होता है हवा के अंदर, तो ऐसा क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। ये जो लास्ट के जो तीन है ना, कौन कौन से? कोस्टल प्लेन्स हो गया, थार डेजर्ट हो गया और आइलैंड ग्रुप्स हो गया। ये तीनों जो हैं, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वाले जो तीन मैंने बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। आगे देखिए, यहाँ पर जो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक, घने फॉरेस्ट होते हैं। हमें यहाँ पर थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, सनलाइट अच्छी मिलती है, तो जो माहौल होता है, फ्लोराज एंड फ्योनाज काफ़ी अच्छे से
वाइडली डिस्कवर्ड हैं, फैले हुए हैं, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सच चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है और इस कारण से जो फॉरेस्ट भी है वो काफ़ी हमें थिक मिलते हैं। तो ये था बेसिक हमारा एक छोटा सा चैप्टर जिसको हमने बहुत जल्दी छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू हमने कंप्लीट कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर और कोशिश करेंगे जल्दी हम नया चैप्टर शुरू करें। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन से चैप्टर पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।